हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट आर मिनरल्स। मिनरल्स होते क्या हैं। देखिए, मिनरल्स जो होते हैं वो रॉक में पाए जाते हैं, रॉक्स में पाए जाते हैं। मान लीजिए बड़े बड़े पत्थर हैं, रॉक्स हैं, ठीक है, उनके अंदर मिनरल जो है पाए जाते हैं एंड ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। ठीक है, किसी इंसान ने जाके इन रॉक्स में ये मिनरल्स नहीं डाले हैं। ओके, तो इन मिनरल्स को इन रॉक्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड फिर इनकी रिफाइनमेंट की जाती है, मतलब कि इनकी प्रॉपर इनको छाना जाता है। ठीक है, जो भी ट्रीटमेंट है वो करी जाती है, फिर ये यूज में लेकर आए जाते हैं। ओके, मिनरल्स जो हैं ये हमारी लाइफ्स का एक इनसेपरेबल पार्ट है, मतलब कि इनके बिना हम अपनी लाइफ्स को इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो हम यूज करते हैं, एक छोटी पिन से लेकर बड़ी बिल्डिंग तक या बड़ी बड़ी शिप, ठीक है, सभी मिनरल से बनी हुई हैं। ओके, एंड कार, बसेस, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स, ठीक है, ये तो मिनरल्स की मदद से ही क्या हुए हैं, मैन्युफैक्चर हमने करे हैं, बनाए हैं। और ये चलते किसके ऊपर हैं? जो हमें रिसोर्सेज अर्थ से हम डग आउट करते हैं। जैसे हम अर्थ से क्या निकालते हैं? कोयला निकालते हैं, राइट, माइनिंग करके। ओके, उसके बाद हमें ओशन बेड्स के नीचे पेट्रोलियम मिलता है। ओके, देन पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, उससे हमें कैरोसिन मिलता है, डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इनको बनाने के लिए मिनरल्स का हाथ है एंड इनको चलाने के लिए भी हम अर्थ से ही डग आउट करते हैं रिसोर्सेस। ओके, अब जो हम फूड खाते हैं उसके अंदर भी मिनरल्स होते हैं। हमारा मिनरल इनटेक ओनली 0.3% है, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके बिना हम जो बाकी का 99.7% है वो फूड स्टफ हम डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इतने इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में मिनरल्स। ओके, उसके बाद आपकी बुक में कुछ टूथपेस्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये जो टूथपेस्ट आप रोज अपने घरों में इस्तेमाल करते हो, अब इस टूथपेस्ट के अंदर क्या क्या मिनरल्स अवेलेबल हैं? एब्रेसिव मिनरल्स। एब्रेसिव का पहले मतलब जान लेते हैं। कैपेबल ऑफ क्लीनिंग अ हार्ड सरफेस बाय रबिंग। ठीक है, हम टूथब्रश के ऊपर लगा के रब करते हैं ना अपने दांतों में पेस्ट। ओके, तो इसके अंदर एब्रेसिव मिनरल्स हैं जैसे सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स। ओके, फ्लोराइड पाया जाता है इसके अंदर, जो मिनरल फ्लोराइड से आता है और इसका काम होता है कैविटी को कम करना। ओके, जो दांतों में कीड़े वगैरह लग जाते हैं उसको कम करना। नेक्स्ट है, जो कई टूथपेस्ट में आपको स्पार्कल दिखती है, ठीक है, जो जेल वाले टूथपेस्ट होते हैं उनके अंदर आपको स्पार्कल नजर आती है, चमकते नजर आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं? माइका की वजह से। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है जो व्हाइट आपके टूथपेस्ट होते हैं वो किससे बनते हैं? टिटेनियम ऑक्साइड, ठीक है, जो कहाँ से पाया जाता है? रूटाइल मिनरल से। ओके, एंड इलिमिनाइट एंड एनेटेस। ओके, तो ये सब मिनरल से ये वाइट टूथपेस्ट बनते हैं। ओके, एंड टूथ ब्रश, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं, एंड ट्यूब जिसके अंदर वो जो टूथपेस्ट है वो फिल्ड रहता है, ठीक है, वो किससे बनता है? प्लास्टिक से बनता है। और ये प्लास्टिक भी किससे आता है? पेट्रोलियम से आता है। ओके, तो ये सब चीजें आपने बस दिमाग में आपके रहनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम मिनरल्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब मिनरल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कि जियोलॉजिस्ट ने मिनरल को डिफाइन किया है एज अ होमोजीनियस। ठीक है, देखिए ब्रेक कर लिया हमने इस डेफिनेशन को। सबसे पहले तो ये क्या है? होमोजीनियस है। ठीक है, मान लीजिए ये एक रॉक है। होमोजीनियस का मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड, अलाइक, एक जैसा। मान लीजिए इस रॉक में अगर आयरन मिल रहा है हमें, ठीक है, तो ये नहीं है कि यहाँ पर आयरन की क्वालिटी कुछ और होगी, यहाँ पर जो आयरन की क्वालिटी है वो कुछ और होगी। अगर एक ही पत्थर में हमें एक मिनरल मिल रहा है तो वो होमोजीनियस होगा। ठीक है, उसके सभी करेक्टर्स, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सब एक जैसी रहेंगी। ओके, तो होमोजीनियस होते हैं नंबर वन। नंबर टू, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं। मैंने आपको बताया कोई जाकर डालकर नहीं आया मिनरल को रॉक्स के अंदर। ठीक है, नेचुरली ये अपने आप ही पाए जाते हैं। विद आ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके हम इंटरनल स्ट्रक्चर को डिफाइन भी कर सकते हैं। ओके, ये प्रेजेंट होते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं। मान लीजिए हार्डेस्ट डायमंड से लेके सॉफ्टेस्ट टैल्क, टैल्क जो आप टैल्कम पाउडर इस्तेमाल करते हो ना, ठीक है, तो इतने देखिए कितना सॉफ्ट मुलायम होता है वो, ठीक है, और डायमंड कितना हार्ड होता है। तो इतने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं।
कैसे पाए जाते हैं, वेयर दे आर फाउंड, तो मैंने आपको भी बताया दे आर फाउंड इन रॉक्स, ठीक है, रॉक्स में पाए जाते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि रॉक्स की अगर डेफिनेशन आ जाए तो व्हाट विल यू राइट, रॉक्स आर कम्बिनेशंस ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंस, क्योंकि ये मिनरल्स पाए जाते हैं ना, और मिनरल्स क्या है, होमोजीनियस है, तो यही हम लिखेंगे कि रॉक्स जो है वो कॉम्बिनेशन है होमोजीनियस सब्सटेंसेस के, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। ओके, देखिए चीजों को लिंक करके पढ़िए, आपको कुछ भी याद करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। तो मोर देन अभी तक 2000 मिनरल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। ओके, अब आपकी बुक में एक थोड़ा सा टेबल सा दिया है जिसके अंदर ज्योग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट में डिफरेंस बताया गया है। देखिए, ज्योग्राफर्स कौन होते हैं, जो स्टडी करते हैं मिनरल को एज अ पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है, अर्थ क्रस्ट का एक पार्ट है उनके लिए मिनरल। ओके, वो ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एंड इनसे रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कि किसको एक्सपोर्ट किया जाता है, किसको इंपोर्ट किया जाता है, तो ये ज्योग्राफर्स का काम है स्टडी करना। वेयर एज जो जूलॉजिस्ट होते हैं ना, दे आर इंटरेस्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ मिनरल, ठीक है, कि मिनरल कैसे बने, उनकी क्या एज है मतलब कितने पुराने हैं, उनकी फिजिकल एंड केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। तो कहने का मतलब अगर मिनरल की कोई डीप स्टडी करता है ना, तो वो जूलॉजिस्ट हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पर दिया था कि मिनरल जो है उसको डिफाइन करने के लिए जियोलॉजिस्ट ने उनको डिफाइन करा है। ओके, क्लियर, आई होप सब आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर ज्योग्राफर क्यों नहीं लिखा, जियोलॉजिस्ट क्यों लिखा है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वेयर आर मिनरल्स फाउंड, मिनरल्स हमें कहाँ मिलते हैं, ठीक है, ये हमें मिलते हैं, दे आर फाउंड इन द रॉक्स, ठीक है, रॉक्स में मिलते हैं। तो मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ ओर्स, ठीक है, ओर्स में मिलते हैं हमें। तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि ओर्स हम किसे कहते हैं। देखिए, ओर इज अ नेचुरली अकरिंग रॉक डिपॉजिट दैट कंटेन्स अ वैल्यूएबल अमाउंट ऑफ मिनरल मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड एंड यूज्ड फॉर इकोनॉमिक गेन। मान लीजिए एक बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, दिस इज अ रॉक, ठीक है, इस रॉक में आपको ना आयरन पाया जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम ओर बोल देंगे, ठीक है, ऐसे रॉक्स जिनमें मिनरल पाए जाते हैं उनको हम ओर कहते हैं, ठीक है। एंड इन ओर में यही लिखा है ना, नेचुरली अकरिंग रॉक डिपॉजिट है ये, जिसके अंदर वैल्यूएबल अमाउंट ऑफ मिनरल होगा मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स, और उस मिनरल के में दूसरे एलिमेंट्स भी क्या रहेंगे, मिक्स रहेंगे, जिनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज में गेन के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं। ओके, तो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ओर फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। तो ये इस ओर को एक्सट्रैक्ट करना, अब हम मिनरल को तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, पता चल गया ओर क्यों बोला हमने, तो अब इन ओर्स को एक्सट्रैक्ट करना जो है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइनिंग बोलते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, हम मिनरल्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए, मिनरल्स हमारे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिनरल। सबसे पहले मेटालिक, मेटालिक मतलब आप समझ गए, जिनके अंदर मेटल होता है। ओके, मेटल, नॉन मेटेलिक जिनके अंदर मेटल प्रेजेंट नहीं होता। ओके, तो मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, मेटेलिक मींस इन विच मेटल इज प्रेजेंट। ओके, तो मेटेलिक मिनरल भी जो है आपके वो 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज फीरस, नॉन फीरस एंड प्रीशियस। देखिए, फीरस में ना आयरन कंटेंट होगा, ठीक है, आयरन पाया जाएगा। ओके, जिसको हम लोहा बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसके आयरन और, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट। नॉन फेरिस में है तो ये मेटेलिक ही, लेकिन इनके अंदर आयरन नहीं पाया जाता, जैसे कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट, जिंक, एल्यूमिनियम। ठीक है, नाम याद रख लीजिएगा, कई बार पेपर में वो आपको किसी एक मिनरल का नाम लिख देगा, एलिमेंट का नाम लिख देगा, और वो बोल देगा कि बताओ ये क्या है, फीरस में आता है, नॉन फीरस में आता है, मेटेलिक है या नॉन मेटेलिक है। देन आ जाते हैं आपके प्रीशियस। प्रीशियस मतलब है तो मेटल ही ये, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये मेटल ही है, लेकिन ये क्या है, इनके अंदर आयरन तो होता नहीं है, तो ना ये फीरस की कैटेगरी में आए, इनको हम प्रीशियस बोल देंगे। प्रीशियस मतलब क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है, एक्सपेंसिव है। ओके, क्लियर। अब नॉन मेटेलिक में आ जाओ, जिनके अंदर मेटल प्रेजेंट नहीं होता, जैसे माइका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन। ओके, एंड देन आपके आ जाते हैं एनर्जी मिनरल्स। ठीक है, एनर्जी मिनरल्स मतलब जो मैंने अभी आपको पीछे बताया ना कि कार्स, ट्रेन्स, शिप्स, ये हमने मिनरल्स की मदद से बनाई, लेकिन ये इनको चलाया किसकी मदद से, एनर्जी मिनरल्स की मदद से, जो हमने अर्थ में से डग आउट करे, निकाले, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। ठीक है, ऑल दीज आर एनर्जी मिनरल्स। ओके, आई होप सो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स इज वेरी मच क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका अक्रेंस ऑफ मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स पाए कैसे जाते हैं, ठीक है, कैसे ये अक्कर करते हैं नेचर में, ठीक है, किस रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले मिनरल्स आपको 5 तरीके से पाए जाएंगे, ये जो टेबल मैंने आपके लिए बना दिया है, ध्यान से समझिएगा।
फर्स्ट आपके पास देखिए 3 काइंड्स ऑफ रॉक्स हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में सेडिमेंट्री रॉक की भी बात करेंगे, सेकंड हमारा सेडिमेंट्री रॉक ही है। इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में ये पाए जाते हैं इन क्रैक्स, ठीक है, क्रैक समझिए ना, दरारें आ जाती हैं रॉक्स के अंदर, कर्विसेस, ठीक है, कर्विसेस भी नैरो क्रैक्स को ही बोलते हैं, फॉल्ट्स और जॉइंट्स, ठीक है, फॉल्ट्स और जॉइंट्स, फॉल्ट्स की वजह से ही अर्थक्वेक वगैरह आता है, ठीक है, और जॉइंट्स, ओके, इनमें ये पाए जाते हैं। स्मॉलर अकरेंसेस को वेन्स बोलते हैं, वेयर एज लार्जर अकरेंस को हम लोड्स बोलते हैं। क्या मतलब इसका, देखिए इसको समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर ड्राइंग करी हुई है, ये आपका एक बड़ा सा पत्थर है, रॉक है, ठीक है, इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक है, ओके। अब यहाँ पर कोई मिनरल ऐसे छोटी छोटी ये वेन्स हैं, ठीक है, ये मिनरल ही है यहाँ पर, ठीक है, वेन्स की फॉर्म में, तो इसको बोलेंगे स्मॉलर अकरेंस हो गई, तो इसको बोलेंगे वेन्स। वेयर एज अगर कहीं पर ऐसे मोटा सा पार्ट जो है ये मिनरल का अवेलेबल है इसी पत्थर के अंदर, ठीक है, तो जो लार्जर अकरेंस है उसको क्या बोलते हैं, लोड्स, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड और गैसियस फॉर्म्स आर फोर्स्ड अपवर्ड थ्रू कैविटीज ऑन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, ये कैसे बनते हैं, जब मिनरल्स लिक्विड और गैसियस फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और उनको ऊपर की तरफ को धकेला जाता है, ठीक है, थ्रू द कैविटीज ऑन द अर्थ क्रस्ट, तब ये मिनरल्स जो है वो बनते हैं। ये ठंडे हो जाते हैं जब ये ऊपर राइज करते हैं एंड ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं। जितने भी आपके मेटेलिक मिनरल्स होते हैं सच एज टिन, कॉपर, जिंक, लेड, वो सब इस इन्हीं इग्नेस और मेटामॉर्फिक रॉक्स की वजह से बनते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, अक्कर इन बेड्स और लेयर्स, ठीक है, समझते हैं इसको, बेड्स और लेयर्स किसको बोलते हैं, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डेपोजिशन, एक्यूमुलेशन और कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। देख लीजिए, मान लीजिए ये आपकी रॉक है, हॉरिजॉन्टल तो आपको पता है ये तरीका हो गया, अब यहाँ पर ये सारा एक मिनरल पाया जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर आके क्या हो गया है, डिपॉजिट हो गया है, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा हो जाना, कंसंट्रेशन भी मतलब वही है कि एक जगह पर ज्यादा मात्रा पाए जाना, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में ये पाया जा रहा है, ओके। कहाँ पर, सेडिमेंट्री रॉक्स में, ये बेड्स की फॉर्म में, ठीक है, इसने अपना ये एक बेड बना लिया यहाँ पे, ठीक है, और लेयर्स, ठीक है, तो इसी को बोला गया है यहाँ पे। तो कोल एंड आयरन और इसका एग्जाम्पल है। कुछ सेडिमेंट्री मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जो इवेपोरेशन के कारण बनते हैं एरिड रीजन्स में। एरिड रीजन्स मतलब समझ के ना, जहाँ बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, तो इवेपोरेट हो जाते हैं बहुत इजिली। जैसे इवेपोरेशन की मदद से कौन कौन से बनते हैं, जिप्सम, पोटैश, सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, ओके, सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक। डिकम्पोजिशन मतलब आप समझते हो ना, वेदरिंग होना, लीविंग अ रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल कंटेनिंग ओर्स, ठीक है, मान लीजिए एक बड़ा सा पहाड़ है, ठीक है, बड़ा सा रॉक कह लो आप, ठीक है, एक बड़ी सी रॉक है, ठीक है, अब इसकी वेदरिंग होगी, वेदरिंग होगी मतलब कि इसके ऊपर पानी पड़ा, कड़कती धूप इसमें से ही, बारिश हुई, तो इसका कुछ कुछ मटेरियल जो है ना पार्ट वेदर हो गया, क्योंकि रॉक कच्चे होते रहते हैं, ठीक है, जब ये वेदरिंग हुई, ठीक है, तो इनके अंदर कुछ ओर्स थे, ठीक है, कोई मिनरल प्रेजेंट था, कोई कुछ ओर्स थे, तो ये क्या हो गए, जब वेदर्ड होके नीचे गिर गए, ठीक है, सरफेस पर आ गए, ठीक है, तो उसी के इसी का एग्जांपल है बॉक्साइट, ओके, तो इसीलिए लिखा है डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स की वजह से भी जो ओर्स हैं वो बनते हैं। नेक्स्ट, एलुवियल और प्लेसर डिपॉजिट। अब व्हाट डू यू मीन बाय एलुवियल एंड प्लेसर डिपॉजिट, तो डिपॉजिट इन सैंड्स ऑफ वैलीज, फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स। देखिए जैसे मान लीजिए ये दो आपके ये क्या हैं, ये आपके रॉक हैं, ठीक है, पहाड़ हो गए, ठीक है, हिल्स हो गई, ठीक है, अब यहाँ पर जो इनका ये जो वैली वाला पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है, मतलब अच्छे से ड्राइंग कर देते हैं, ठीक है, ये जो आपका वैली वाला पार्ट है, यहाँ पर ये मिनरल्स जो है ना वो डिपॉजिट हो जाते हैं, ओके, यहाँ से वो पाए जाते हैं, तभी इनको बोला गया है एलुवियल और प्लेसर डिपॉजिट, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम, ठीक है, इसमें ज्यादातर सारे वही मिनरल्स पाए जाते हैं जो विच आर नॉट करोडेड बाय वाटर, जो वाटर जिनके ऊपर जंग नहीं लगा सकता, ठीक है, करोड नहीं होते वो पानी की वजह से, ओके। चलिए नेक्स्ट, ओशन वाटर में पाए जाते हैं मिनरल्स, जैसे सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमीन, ठीक है, ये ओशन वाटर में पाए जाएंगे। वेयर एज ओशन बेड, ये आपका ओशन है, ठीक है, यहाँ पानी पानी है सारा, तो एक पॉइंट पर आप नीचे जाओगे, यहाँ पर कहीं ना कहीं तो लैंड आएगी ना, जो इसको आप ओशन बेड बोलोगे, वहां पर मैंगनीज नोड्यूल्स मिलते हैं। मैंगनीज नोड्यूल मतलब मैंगनीज मिलता है नोड्यूल्स की फॉर्म में, ओके, क्लियर। तो ये आपका सारा लर्निंग पार्ट है, आपको दिमाग में रख लेना है, इसको 2-3 बारी पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फीरस मिनरल्स कौन से हैं? देखिए फीरस मतलब अभी मैंने आपको पीछे बताया था, मिनरल्स को हमने डिवाइड करा था किसमें, मेटेलिक नॉन मेटेलिक में, ठीक है। मेटेलिक में था आपका फीरस, नॉन फीरस, फीरस मतलब जिनके अंदर आयरन कंटेंट होता है, ओके। तो अब फीरस मिनरल्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। फीरस मिनरल्स जो हैं, जितने भी हमारे मेटेलिक मिनरल हैं, ठीक है, मेटेलिक मिनरल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। एक होता है मेटेलिक मिनरल, ठीक है, मेटेलिक में के ही आ जाते हैं, फीरस आ जाता है, एक नॉन फीरस आ जाता है, ठीक है, और कुछ प्रीशियस आ जाते हैं, ओके। तो जो आपके मेटेलिक मिनरल जितने भी हैं उनका 3/4 जो है ना, 3/4 पार्ट, ठीक है, 3/4 पार्ट मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो ये आपने एक सर्कल है, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करा, तो इसका 3/4 पार्ट मतलब कि ये 3 टुकड़े जो हैं, इनमें ये मेटेलिक मिनरल जो है, ये फीरस मिनरल पाए जाते हैं जिनके अंदर आयरन होता है, ओके, क्लियर। अब ये क्या है, दिस प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। देखियो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज का क्या मतलब हुआ, ऐसी इंडस्ट्रीज जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, प्यूरिफिकेशन करती हैं, फिर उनका क्रिएशन ऑफ अलॉयज। अब अलॉयज क्या होते हैं, जब दो मेटल को मिक्स किया जाता है, ठीक है, कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज को ऑब्टेन करने के लिए, ओके, तो उसको अलॉयज बोलते हैं। जैसे आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, ब्रास किसका अलॉय है, कॉपर एंड जिंक को मिलाया गया तो ब्रास मिला है, ठीक है, कॉपर और टिन को मिलाया है तो ब्रॉन्ज बना है, ओके। तो एक मजबूत बेस प्रोवाइड करते हैं किसकी डेवलपमेंट में, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में, ओके, क्लियर। क्योंकि जितनी भी आपकी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, तो वो मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगी, फिर उनसे क्या बनाएंगी, मशीनरीज बनाएंगी। अब वही मशीनरी जो है बाकी इंडस्ट्रीज में पहुंचाई जाएंगी, क्योंकि उनको आगे अपनी प्रोडक्शन करने के लिए मशीनरी की जरूरत है, ओके, क्लियर। आगे, इंडिया आफ्टर मीटिंग ऑल हर इंटरनल डिमांड्स, लेकिन इंडिया अपनी डिमांड पूरी करने के बाद जो भी सब्सटेंशियल क्वांटिटी होती है फीरस मिनरल्स की, उसको एक्सपोर्ट कर देता है। सब्सटेंशियल मतलब लार्ज इन अमाउंट, क्योंकि 3/4 पार्ट जो है वो फीरस मिनरल ही है। मैंने आपको ये भी आपको बताया, 3/4 भाग जो है, 3 हिस्से जो है वो फीरस मिनरल ही मिलेगा। तो ज्यादातर जो पार्ट अपनी नीड्स पूरी करने के बाद बाकी जो है वो बाहर के देशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम एक फीरस मिनरल की बात करते हैं, आयरन ओर, ठीक है। इसमें तो आयरन होता ही है, नाम ही इसका आयरन हो रहा है, ठीक है। तो बेसिक मिनरल है ये, बैकबोन है ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि आयरन की मदद से ही मशीनरी बनती है, ओके। अब आयरन आपके दो तरीके के हो गए, मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट। मैग्नेटाइट वैसा आपका आयरन है जिसके अंदर आयरन कंटेंट 70% है, ज्यादा है। वेयर एज हेमेटाइट जो है उसके अंदर 50 से 60% ही आयरन कंटेंट रहता है, ठीक है। ये फाइनेस्ट आयरन ओर है, एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज होती हैं इसके अंदर। वेयर एज वैल्यूएबल इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी यूज्ड इज हेमेटाइट, ठीक है। ये क्वांटिटी में सबसे ज्यादा अवेलेबल है और इसको ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमारे पास इसी की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ आपकी आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी हैं 2018-19 के डाटा के हिसाब से। 97% आपका जो आयरन के प्रोडक्शन होता है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड से आता है, एंड 3% अदर स्टेट्स से आता है, ओके। अब हम बात करेंगे आगे, आयरन और बेल्ट्स इन इंडिया, ठीक है। आयरन और बेल्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये कुछ 4 बेल्ट्स हैं, आपको इनके नाम याद रखने हैं। फर्स्ट इज उड़ीसा झारखंड बेल्ट, ओके। उड़ीसा झारखंड बेल्ट में हेमेटाइट और पाया जाएगा। उड़ीसा में बादाम पहाड़ माइंस हैं, ठीक है, देखिए माइंस के नाम याद कर लीजिएगा। उड़ीसा में बादाम पहाड़ माइंस हैं, वेयर एज झारखंड में गुआ गुआ नावमुंडी माइंस हैं, ठीक है, सिंगबम डिस्ट्रिक्ट में, ओके, जहां से ये हेमेटाइट और जो है पाया जाता है, ओके। नेक्स्ट है आपका दुर्ग बस्त्र चंद्रापुर बेल्ट, ठीक है, दुर्ग बस्त्र चंद्रापुर बेल्ट, यहाँ पर वेरी हाई ग्रेड ऑफ हेमेटाइट और जो है पाया जाता है। कहाँ ये लाई करती है बेल्ट, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, ओके। यहाँ पर क्या है, बेलादेला रेंज है ऑफ हिल्स इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में बेलादेला रेंज मिलेगी आपको। हिल्स जब एक के साथ एक होती हैं तो इसको रेंज बोलते हैं ना, ठीक है। यहाँ पर 14 डिपॉजिट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, हेमेटाइट आयरन ओर के, ओके, जिसमें से आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है जापान एंड साउथ कोरिया वाया विशाखापट्टनम पोर्ट के द्वारा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी कौन सी आयरन ओर बेल्ट है, ये बड़ा मुश्किल सा नाम है, बहुत बड़ा सा नाम है, बेल्लेरी, एक मिनट रुक जाइए, बेल्लेरी
चित्रादुर्गा, चिकमंगलुरु, तमकुर बेल्ट। ठीक है, देखिए कितना बड़ा सा नाम है। ये कहाँ लाए करती है? कर्नाटका में लाए करती है। ओके, कुद्रेमुख माइंस है यहाँ पे। ओके, 100% एक्सपोर्ट यूनिट है, लेकिन जितना यहाँ से आपका आयरन ओर निकाला जाएगा वो सारे का सारा एक्सपोर्ट किया जाएगा। ओके, डिपॉजिट वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स यहाँ पर आपको पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एज अ स्लरी थ्रू अ पाइपलाइन टू अ पोर्ट नियर मैंगलोर। ठीक है, स्लरी मतलब उनको सेमी लिक्विड फॉर्म में आयरन ओर को कन्वर्ट कर लिया जाता है, फिर पाइपलाइन के थ्रू मैंगलोर पोर्ट के द्वारा इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपकी बेल्ट है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। ठीक है, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा हाई क्वालिटी ऑफ आयरन ओर नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हम कुछ भी नहीं छोड़ते हैं इंडियंस। ओके, हम अपने नेचर को बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को। ओके, तो आयरन ओर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द मरमगांव पोर्ट। ठीक है, तो आयरन ओर को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है इस पोर्ट से, मरमगांव पोर्ट से। ओके, तो ऑल दीज आर द आयरन बेल्ट्स। ठीक है, आपको याद रख लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आपका फिरस मिनरल्स। ठीक है, फिरस मिनरल्स मतलब वही है जिनके अंदर आपका आयरन होता है। ठीक है, तो बात करेंगे, हमने आयरन ओर की बात कर ली, अब हम सेकंड फिरस मिनरल की बात करेंगे, मैंगनीज की। ठीक है, मैंगनीज जो है वो स्टील को मैन्युफैक्चर करने में बहुत ज्यादा काम आता है। एंड फीरो मैंगनीज एलॉय। ठीक है, फीरो मैंगनीज एलॉय, एलॉय मतलब समझ गए ना, जब दो मिनरल को या दो मेटल को बोल रहे हो आपस में मिक्स किया जाता है। फीरो मतलब आपका आयरन हो गया, मैंगनीज दोनों को मिलाया जाएगा तो एक इसको एलॉय बोल दिया। ठीक है, तो इनका एक अलॉय बनेगा। ठीक है, उसको बनाने में काम आता है ये। अबाउट 10 kg ऑफ मैंगनीज रिक्वायर्ड होता है 1 टन ऑफ स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए। यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन से हैं इनके? मध्य प्रदेश 33%, महाराष्ट्र 27% एंड उड़ीसा 16%। ओके, तो बस फेरिस मिनरल्स में आपने इन्हीं को याद करना है। किसको? एक आयरन ओर के बारे में दिया है, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, एंड देन मैंगनीज। मैंगनीज किसके लिए होता है? स्टील के प्रोडक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका नॉन फीरस मिनरल। नॉन फीरस मतलब जिनके अंदर आयरन कंटेंट नहीं होता है। ठीक है, हमने पढ़ा फीरस जो होता है वो 3/4 होता है। ठीक है, मतलब कि 3/4 पार्ट जो है ये फीरस मिनरल है, जो सिर्फ ये एक भाग है आउट ऑफ 4। ठीक है, इसमें आपका नॉन फीरस जो मिनरल्स हैं वो पाए जाएंगे, मतलब कि जिनके अंदर आयरन कंटेंट नहीं होता। ओके, तो इंडिया के अंदर इसका मतलब इनके रिजर्व्स जो हैं वो बहुत ज्यादा क्या है? कम है। तो और रिजर्व्स कम है ऑब्वियसली, तो इनकी प्रोडक्शन भी क्या होगी? कम होगी। इनके अंदर कौन कौन आ जाते हैं? पीछे भी आपको एग्जांपल में करवाया था, कॉपर, लेड, जिंक, बॉक्साइट, गोल्ड। ठीक है, वाइटल रोल प्ले करते हैं इन मेटलर्जिकल, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले नॉन फेरस मिनरल की, दैट इज कॉपर। कॉपर क्या है? इंडिया इतना रिच नहीं है इसके रिजर्व में और प्रोडक्शन में, क्योंकि हमने अभी पढ़ लिया ये नॉन फेरस मिनरल है और नॉन फेरस मिनरल सिर्फ 1/4 भाग है। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर इतने ज्यादा हमारे पास रिजर्व्स नहीं है, प्रोडक्शन भी इसकी इतनी ज्यादा नहीं है। तो कुछ उसकी प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। कॉपर जो है ये मैलेबल मेटल है, डक्टाइल है। डक्टाइल मतलब इनको थिन पतली पतली तारों में कन्वर्ट किया जा सकता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा। एंड मैलेबल मतलब इसको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। गुड कंडक्टर रहता है, जिसकी वजह से आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं तो वहां पर कॉपर की वायर्स का ही यूज किया जाता है। ओके, यूज इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। ओके, लीडिंग प्रोड्यूसर कौन कौन है? भालाघाट माइंस जो मध्य प्रदेश में है, खेतरी माइंस राजस्थान में, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये जरूर याद रख लेना है। नेक्स्ट आपका नॉन फेरस मिनरल आ जाता है बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा क्या है? काम आता है, इससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है। बॉक्साइट डिपॉजिट जो है वो बनते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स। ठीक है, ये मैं आपको पीछे भी करवा चुकी हूँ, डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक में नहीं याद तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक बॉक्साइट बनता है इसकी मदद से। मैंने आपको बताया था ना ये रॉक है। ठीक है, ये इसकी वेदरिंग होगी, इसके ऊपर पानी पड़ेगा, बारिश, ठीक है, बारिश आएगी, कड़कती धूप सहेगा। ठीक है, स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं, विंड का एक्शन होगा जिसकी वजह से ये रॉक कहीं ना कहीं वेदर्ड हो जाएगी और ये सरफेस पर आके डिपॉजिट हो जाएगी। तो बॉक्साइट इसी तरीके से बनता है। एंड बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है? एल्यूमिनियम निकाला जाता है। ओके, तो ये आपने याद रखना है। ओके, एल्यूमिनियम जो है क्या काम आता है? एल्यूमिनियम के अंदर सबसे पहले
कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल सच एज आयरन, ठीक है। इसके अंदर आयरन जैसा, मतलब कि आयरन जैसा, आयरन हो गया लोहा, बहुत ज्यादा भारी होता है, ठीक है। आयरन जितना मजबूत होता है तो इसके अंदर वैसी ही स्ट्रेंथ पाई जाती है आयरन की तरह, जबकि ये बहुत लाइट वेट होता है आयरन के मुकाबले। इसकी कंडक्टिविटी भी बहुत बढ़िया है और इसकी मेलेबिलिटी भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। कहाँ मिलता है? अमरकंटक, माइकल हिल्स प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर, कतनी। ओके। मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की अगर बात की जाए तो उड़ीसा, झारखंड, गुजरात की परसेंटेज मैंने यहाँ लिख दी है। थोड़ा सा देखिए आप याद कर लीजिएगा, आई होप, जानती हूँ आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट चीज़ों को थोड़ा थोड़ा माइंड में रखिए तो यहीं से एमसीक्यू बन जाते हैं, आप कर लेंगे बहुत इजीली अटेम्प्ट अपने एग्जाम में, डरने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नॉन मेटेलिक मिनरल की ओर, ठीक है। नॉन मेटेलिक मिनरल मतलब जिनके अंदर मेटल होता ही नहीं है। फर्स्ट वन इज माइका, ओके। माइका जो होता है मेड ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स, ठीक है। इट स्प्लिट्स इजिली इनटू थिन शीट्स, ठीक है। थिन शीट्स में क्या हो जाता है? टूट जाता है। जैसे आपके क्रेयॉन कलर्स होते हैं ना, क्रेयॉन कलर को अगर ऊपर से आप क्या करो, स्क्रब करो तो उनकी लेयर्स निकलती हैं, है ना। तो बिल्कुल माइका उसी तरीके का होता है, ठीक है। क्लियर ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन कलर का हो सकता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इसके अंदर। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब ये सबसे ज्यादा जो आपका रेजिस्ट पावर है, हाई वोल्टेज है, उसको सहन कर सकता है, ओके। लो पावर लॉस फैक्टर, ठीक है, पावर लॉस यहाँ नहीं होता है। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, बहुत बढ़िया इंसुलेटर है ये, बहुत बढ़िया। लेकिन ना ये करंट को ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को, हीट को, ओके, ना साउंड को पास होने देता है। रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, ठीक है, हाई वोल्टेज तक को ये क्या कर लेता है? झटकों को सहन कर लेता है। इसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में। कहाँ मिलता है? नदरन एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। कोदरेमा गया, ठीक है। ये क्या है? हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। ये बेल्ट का नाम दे दिया हमें, कोदरमा गया, ओके। इन राजस्थान अजमेर में पाया जाता है, ठीक है। माइका प्रोड्यूसिंग एरिया है ये मेजर। निल्लौर माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है कंट्री में, ओके। नेक्स्ट आपका नॉन मेटेलिक मिनरल आ जाता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को हम रॉक मिनरल भी बोलते हैं क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक से बनता है, ठीक है। फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट, मतलब कि ऐसी रॉक्स जिनके अंदर कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाते हैं, ठीक है, वहां से ये बनता है, ओके। लाइमस्टोन कहाँ बनता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं ऑब्वियसली। बेसिक रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। कई बार ये बोल देगा सीमेंट इंडस्ट्री के लिए कौन सा बेसिक रॉ मटेरियल है, आपको नीचे एमसीक्यू में चॉइसेस दे देगा, तो लाइमस्टोन के ऊपर आपने टिक करके आना है, ओके। असेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन और इन द ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। असेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन और मतलब आयरन को पिघलाने में, ठीक है, ये बड़ा ज्यादा क्या है? जरूरी है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, एक ही वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, इसका आगे का पार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का आगे का पार्ट, ठीक है। स्टार्टिंग के पार्ट में मैंने आपको बहुत कुछ करवा दिया था जिसके अंदर हमने मेटेलिक नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात की थी। अब हम आज स्टार्ट करेंगे हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग से। देखिए, हैजार्ड्स का मतलब होता है क्या नुकसान है माइनिंग के। तो माइनिंग को किलर इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके दो हजार्ड्स हैं। फर्स्ट इज हेल्थ ऑफ द माइनर्स, जिसके ऊपर ये असर डालती है, एंड नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट। तो कैसे कैसे इफेक्ट करती है अब हम देख लेते हैं। देखिए, द डस्ट एंड नॉक्शियस फ्यूम्स इनहेल्ड बाय माइनर्स मेक देम प्रोन टू पल्मोनरी डिसीजेस। पल्मोनरी मतलब जो सांस लेने से संबंधित बीमारियां होती हैं वो हो सकती हैं माइनर्स को, क्योंकि माइनिंग के दौरान बहुत सी जो डस्ट है उनके अंदर चली जाती है, और ऐसी फ्यूम्स जो नॉक्शियस मतलब पॉइजनस, ठीक है, जो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ठीक है, जिसके कारण उनको पल्मोनरी डिजीज हो जाती हैं। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूट्स, ठीक है। आप माइन की आप गड्ढा ही खोद रहे हो ना, अर्थ के अंदर जा रहे हो माइनिंग करने के लिए, तो जो ऊपर की छत है उसका नीचे, क्योंकि देखिए ना, ये मान लीजिए आपने अर्थ के अंदर एक सुरंग टाइप बनाई और आप यहाँ माइनर्स चले गए, अब ये ऊपर की जो छत है ये नीचे कोलैप्स करने का डर है, ठीक है, और माइनर्स यहाँ मौजूद हैं, तो जब ये इनके ऊपर गिर जाएगी तो इनके अल्टीमेटली दे डाई, ओके। इनंडेशन का खतरा रहता है। इनंडेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर पानी भर गया
ठीक है, किसी भी तरीके, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर भी आपको पता माइनिंग करोगे नीचे तो क्या होता है, अर्थ के पानी होता है, ठीक है, या किसी भी और कारण की वजह से यहाँ पर इनंडेशन हो गया, मतलब कि पानी कलेक्ट हो गया, ठीक है, तो ये भागेंगे कहाँ, ठीक है, तो तब भी इनकी मौत हो सकती है। ओके, नेक्स्ट फायर इन कोल माइंस, और अगर इन कोल माइंस में फायर लग गई, ठीक है, एक्सीडेंटली, तब भी जो माइनर्स हैं उनकी जान को क्या है, खतरा है। ओके, अब इन्वायरमेंट के लिए क्या नुकसानदायक है माइनिंग, ठीक है, माइनिंग कंटेमिनेट वाटर रिसोर्सेज, माइनिंग जो है वो वाटर रिसोर्सेज को कंटेमिनेट कर देती है, मतलब दूषित कर देती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि माइनिंग में आप अर्थ की सतह को डग आउट करते हो और अंदर जाके आप जो मिनरल रिसोर्सेज है उनको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, राइट। तो नीचे अर्थ के नीचे जब आप माइनिंग करते हो तो वहां पर आपको पता है अंडरग्राउंड वाटर भी होता है, ठीक है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी लेट्स टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड सॉइल एंड इंक्रीज इन स्ट्रीम एंड रिवर पोल्यूशन। तो ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हो, डंप कर रहे हो, कूड़े को फेंक रहे हो, वेस्ट को या स्लरी को, ठीक है, स्लरी मतलब जो भी आप माइनिंग करके निकाल रहे हो, ठीक है, जो भी मिनरल आप निकाल रहे हो, अब आपने उसको माइनिंग करके निकाला, अब आपको उसको प्रोसेस करना होगा, ठीक है, उसको रिफाइन करना होगा, एंड उस रिफाइनिंग के दौरान आपका स्लरी मतलब वो जो सेमी लिक्विड टाइप का, ठीक है, जो इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है, उनको अगर आप छोड़ देते हो, ठीक है, तो वो आपके लैंड को भी दूषित करेंगी, सॉइल को भी दूषित करेंगी, ठीक है, उसकी क्वालिटी को खराब करेंगी, प्लस जो रिवर है या स्ट्रीम मतलब वही बहती नदी हो गई, ठीक है, तो उसके पोल्यूशन को वो क्या करेंगी, बढ़ावा देंगी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है, हमें मिनरल्स को कंजर्व करने की क्या ज़रूरत है, वाई, यही क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, ठीक है। तो अब इसके क्या रीजंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आर एंटायर इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर आर डिपेंडेंट अपॉन मिनरल डिपॉजिट्स, ठीक है, अभी अभी हमने देखा जो हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जैसे स्टील इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, आयरन इंडस्ट्री हो गई, ओके, या एग्रीकल्चर हमारा हो गया, क्योंकि एग्रीकल्चर को भी आगे बढ़ने के लिए टूल्स चाहिए, ठीक है, मशीनरीज चाहिए, ओके, तो जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है या एग्रीकल्चर है वो डिपेंडेंट है इन मिनरल डिपॉजिट्स के ऊपर, क्योंकि इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, आयरन ओर में से आयरन को निकाला जाएगा, अब आयरन को प्योर किया जाएगा, वहां से लोहा बनेगा और उसी लोहे की मदद से मशीनरी बनेगी जो एग्रीकल्चर मतलब कि फिर हम खेती बाड़ी में इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो चाहे इंडस्ट्री हो चाहे एग्रीकल्चर हो, दोनों ही मिनरल डिपॉजिट के ऊपर क्या करती हैं, निर्भर करती हैं, एंड सब्सटेंसेज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम देम, और जो सब्सटेंसेज उनसे बनते हैं, ओके। एंड ओनली 1% ऑफ अर्थ क्रस्ट, जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसका सिर्फ 1% जो है उनमें वर्केबल मिनरल डिपॉजिट पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब कि वर्केबल मिनरल रिसोर्सेज मतलब जिनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रॉफिटेबली यूज में लेकर आ सकते हैं, ओके। एंड उसके बाद जो हमारा रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट है, मतलब कि जितनी तेजी से हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये उतनी तेजी से बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, अगर मान लो हम 10% की स्पीड से इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन ये ग्रो सिर्फ 1% की स्पीड से हो रहे हैं, ओके, तो इसलिए इनको कंजर्व करना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, मिनरल रिसोर्सेज आर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज जो हैं हमारे, जो हमने अर्थ के अंदर से डग आउट कर रहे हैं हम, ठीक है, फाइनाइट है, लिमिटेड क्वांटिटी में है, नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल है मतलब इनको दोबारा से होने में कई मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, राइट। और इनके कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन से, ठीक है, जितना हम गहराई में जाते जाएंगे इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम देखिए डिप्लीट तो कर रहे हैं ना हमारे रिसोर्सेज को, पहले मान लो कोई चीज़ हमें इस लेवल तक मिल जाती थी, जैसे ग्राउंड वाटर ही ले लो आप, अब ग्राउंड वाटर का भी लेवल बिल्कुल नीचे तक जा चुका है, तो सेम इन मिनरल रिसोर्सेज के भी साथ है, ठीक है, पहले ये हमें जो मिनरल रिसोर्सेज यहाँ तक, मान लो ये हमारी अर्थ की क्रस्ट है, ठीक है, हम डग आउट कर रहे हैं, तो मान लो पहले इतनी गहराई तक हमें मिल जाते थे, अब हमें और डीप जाना पड़ेगा इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और जब जितना डीप आप जाते जाओगे आपकी कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन जो है वो बढ़ती रहेगी, ठीक है, आपको उतने ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे इनको निकालने के लिए, एंड प्लस जितनी आप गहराई से निकालोगे उतनी इनकी क्वालिटी क्या होती रहेगी, पुअर होती रहेगी, ओके। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंक्रीज कॉस्ट एज इंक्रीजिंग एक्सट्रैक्शन कम्स फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ्स अलोंग विद द डिक्रीज इन क्वालिटी, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तो हम क्या स्टेप्स लें, ठीक है, अभी हमने देख लिया कंजर्वेशन जरूरी क्यों है, वाई कंजर्वेशन इज नेसेसरी। अब हम देखेंगे व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज, ठीक है, अब हम क्या क्या उपाय करें जिनसे हम इनको कंजर्व कर पाए। नंबर 1, यूज मिनरल रिसोर्सेज इन अ प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर, तो ऑब्वियसली जब कोई चीज़ आपके पास कम है उसको आप प्लानिंग के साथ यूज करो, ठीक है, सस्टेनेबल मैनर में यूज करो, ओके, सस्टेनेबल मैनर आप जानते हो ना कि आगे वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आप छोड़ दो उसको, ओके। इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप की जानी चाहिए ताकि हम लो ग्रेड क्वालिटी ओर्स को भी बहुत कम रेट में, मतलब कि बहुत कम कॉस्ट में, लागत में हम निकाल पाएं, ओके। रिसाइकलिंग करो मैटर्स का,
मेटल्स का, यूजिंग स्क्रैप मेटल्स, ठीक है, एंड अदर सब्स्टिट्यूट्स आर स्टेप्स इन कंजर्विंग मिनरल रिसोर्सेज। ओके, तो ये सब स्टेप्स हैं जो हमने लेने हैं अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेज की ओर। देखिए एनर्जी रिसोर्सेज मैंने आपको पहले ही बताया, दो तरीके के होते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, कन्वेंशनल को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल मतलब ये ओल्ड तरीके हैं, हम इसको पहले से ही यूज करते आ रहे हैं, वेयर एज नॉन कन्वेंशनल जो है वो न्यूअर मेथड्स हैं। ठीक है, जो अभी हमने हाल फिलहाल में ही क्या करे हैं, कुछ समय पहले ही डेवलप करे हैं। ओके, तो ये जो ओल्ड तरीके हैं ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं और ये हमारे जो नॉन कन्वेंशनल होते हैं ये रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज करते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपके क्या आ जाते हैं, सन, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी। वेयर एज नॉन रिन्यूएबल में आपकी जो लक्कड़ हो गई, ठीक है, कैटल डंग केक हो गया, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये सब आपके क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ओके, अब आप खुद सोचिए, जब आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली वो इको फ्रेंडली होंगे, जबकि जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये क्या हैं, दे में कॉज पोल्यूशन। ठीक है, ये पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं। ओके, एंड दूसरी बात ये है लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, तो अब जो फायरवुड और कैटल डंग है ये रूरल एरियाज में क्या है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। कन्वेंशनल मतलब क्या हो गया, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, जिनको रिन्यू में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल की ही कैटेगरी में डाला जाता है। तो फर्स्ट इज कोल। ठीक है, कोयले के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सब मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे अर्थ पर। ठीक है, यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, इससे पावर जनरेशन की जाती है। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज तक भी पहुंचाई जाती है, प्लस डोमेस्टिक या हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए भी यूज की जाती है, पहुंचाया जाता है उस पावर को। ओके, अब ये बना कैसा, कोयला बना कैसे। ठीक है, तो आपने पढ़ा ही होगा साइंस में छोटी क्लासेस में कि ये माना जाता है कि बहुत समय पहले जितने भी जंगल थे ना वो अर्थ के नीचे मतलब कि वो बरी हो गए। ठीक है, एंड फिर बरी होने के बाद एक्सट्रीम प्रेशर, ठीक है, एंड टेम्परेचर के चलते वो कोयले में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो यही लिखा है, फॉर्म ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, बहुत सारी वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं, एंड इनकी जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है कि वो कितनी डिग्री तक कंप्रेस रहे, मतलब कि कितना उनको दबाव मिला। ठीक है, कितनी गहराई में वो दबे रहे और कितने टाइम तक दबे रहे, तो इस बेसिस पर उसकी अलग अलग क्वालिटी के कोयले हमारे पास अवेलेबल हैं। ओके, फर्स्ट वन है पीट। पीट जो है ये किससे बना है, डिकेइंग प्लांट इन स्वैम्स प्रोड्यूस पीट। ठीक है, डिकेइंग मतलब सड़े गले जो प्लांट्स होते हैं, स्वैम्प मतलब दलदली इलाकों में, उनके कारण ये क्या बना है, पीट बना है। इसके अंदर लो कार्बन कंटेंट होता है, मॉइस्चर बहुत हाई होता है। अब आप समझ जाइए, अगर किसी चीज़ में मॉइस्चर बहुत हाई होगा तो उसकी जो हीटिंग कैपेसिटी है वो ऑब्वियसली बहुत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या है, ये भी लो ग्रेड क्वालिटी कोल है, सॉफ्ट होता है बहुत ज़्यादा, इसमें भी हाई मॉइस्चर पाया जाता है। इसके रिजर्व्स कहाँ मिलते हैं, नेवेली इन तमिलनाडु, फॉर एंड इसको यूज़ किया जाता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ओके, नेक्स्ट आपका कोल है बिटुमिनस कोल। ठीक है, बिटुमिनस कोल जो है बरिड डीप, ठीक है, बहुत गहरा दबा हुआ है। ठीक है, वहां से ये निकला है। इंक्रीज टेम्परेचर, अब आप खुद ही समझ लीजिए, जितना ये गहरा दबा होगा तो वहां पर उतना ही ज़्यादा क्या होगा, टेम्परेचर होगा। ओके, इसको कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेटलर्जिकल कोल इज़ हाई ग्रेड कोल। ठीक है, ये मेटलर्जिकल कोल की कैटेगरी में आता है, ये बड़ा हाई ग्रेड कोल है। ठीक है, हैविंग स्पेशल वैल्यू फॉर समथिंग, फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है जब हम स्मेल्टिंग, आयरन को स्मेल्ट करते हैं। आयरन को स्मेल्ट करना मतलब आयरन को पिघलाना। ठीक है, तो उसमें बिटुमिनस कोल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट बड़ा फाइनेस्ट और हार्ड कोल है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब ऑन द बेसिस ऑफ एज। ठीक है, एज के ऊपर हम कोल को दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज गोंदवाना कोल एंड नेक्स्ट इज टर्शरी कोल। ठीक है, डिफरेंस साथ के साथ समझते जाइएगा, क्योंकि ये दफन हुए ना, इनको दफन हुए कितना समय हो गया, तो 200 मिलियन से ज़्यादा का टाइम हो गया इनको दफन हुए। जब मतलब कि जितने भी प्लांट्स जो हैं, अगर 200 मिलियन ईयर से ज़्यादा तक दफन रहेंगे तो समझ लो वो गोंदवाना कोल जो है उनसे बनेगा। वेरस टर्शरी कोल जो है इनको सिर्फ 55 मिलियन ईयर्स की उम्र के ये होते हैं। ठीक है,
मेटलर्जिकल कोल माना जाता है ये, ठीक है। दामोदर वैली वेस्ट बंगाल झारखंड में पाया जाता है। इसकी कोल फील्ड्स कहाँ है? झारिया, रानीगंज, बोकारो, ये हम आगे मैप में प्लॉट भी करेंगे, ठीक है। कोल डिपॉजिट्स कहाँ पाए जाते हैं? गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा वैली। ओके, ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट, ये जो आपका टर्शरी कोल है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाया जाता है, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पेट्रोलियम। देखिए पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम जो है ये हमें फ्यूल प्रोवाइड करता है, ठीक है, फॉर हीट एंड लाइटनिंग, ठीक है। हम इससे हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइट निकल सकती है इसको जलाने पर। ओके, तो इनके काम आता है। ल्यूब्रिकेंट फॉर मशीनरी, ठीक है, मशीनरी में जो ग्रीस होता है ना, ताकि जो चिकनाहट बनी रहे और जो क्या कहेंगे उसको हम, फ्रिक्शन ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ल्यूब्रिकेंट की तरह इसको मशीनरी में इस्तेमाल किया जाता है। रॉ मटेरियल फॉर नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है बहुत ही ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को। ओके, पेट्रोलियम रिफाइनरीज को नोडल इंडस्ट्री बोला गया है। नोडल इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है? ऐसी इंडस्ट्रीज जो प्रोवाइड करती हैं असेंशियल कंपोनेंट्स टू अदर इंडस्ट्रीज, ठीक है। मतलब कि पेट्रोलियम रिफाइनरीज से कुछ ऐसे मटेरियल निकलते हैं जो बाकी इंडस्ट्रीज तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। फिर ये इंडस्ट्रीज जो हैं डेवलप करती हैं। ओके, इसलिए इसको नोडल इंडस्ट्री बोला गया है। अब ये किस किस इंडस्ट्रीज को सप्लाई भेजता है? सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री, न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज को, मतलब कि रॉ मटेरियल जाता है पेट्रोलियम रिफाइनरीज से, फिर ये प्रोडक्ट बनाते हैं अपने। ओके, अब अक्रेंस, पेट्रोलियम पाया कहाँ जाता है? एंटीक्लाइंस एंड फॉल्ट ट्रैप्स इन द रॉक फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी एज, ठीक है। टर्शरी एज अभी हमने पढ़ा। टर्शरी एज कौन सी थे? रॉक्स जो 55 मिलियन ईयर्स पुरानी है। ओके, अब वहां पर ये एंटीक्लाइंस एंड फॉल्ट ट्रैप्स में पाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ एंटीक्लाइंस एंड फॉल्ट ट्रैप्स होते क्या हैं। देखिए एंटीक्लाइंस मतलब, ये मैंने आपके लिए एंटीक्लाइन ही बनाया। देखिए ये जो आपका जो हमारी अर्थ सरफेस है ना, वो ऑलवेज हमेशा ऐसे फ्लैट नहीं है, ठीक है। जब ये ऐसे इस तरीके से उभर जाए, ठीक है, जैसे देख लीजिए उभरा हुआ पार्ट आपको नजर आ रहा है ना, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे उभर गई है अर्थ सरफेस, देखिए ये उभर गई है। नेक्स्ट ये उभरी हुई है। ये जो उभरा हुआ पार्ट है ना, इसी को हम एंटीक्लाइंस बोलते हैं। ओके, दिस इज एंटीक्लाइंस। ओके, एंड अब फॉल्ट ट्रैप्स क्या होते हैं? फॉल्ट ट्रैप्स को समझने के लिए देखिए फॉल्ट ट्रैप्स की मैंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे। इज फॉर्म्ड बाय द मूवमेंट ऑफ परमिएबल एंड इम्परमिएबल लेयर्स ऑफ रॉक। देखिए अभी समझ आएगा आपको। देखिए अब यहाँ पर यही वाली देख लेते हैं हम। देखिए अब ये जो एंटीक्लाइंस फॉर्म हो गए, ठीक है, ये एंटीक्लाइंस फॉर्म हो गए। तो मैं आपको एक यहीं पर ड्राइंग करके बताती हूँ। देखिए ये मान लीजिए यहाँ पर एंटीक्लाइन फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इस एंटीक्लाइन में ना, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। ओके, ये आपकी क्या है? नॉन पोरस रॉक है, नॉन पोरस रॉक। ये भी क्या है? नॉन पोरस रॉक। और ये आपकी पोरस रॉक है बीच में सेंटर वाली। ओके, देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पोरस रॉक है ना, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? ऑयल मिलेगा फ्लो करता हुआ लिक्विड स्टेट में। ओके, ये जो नॉन पोरस, ये जो परमिएबल एंड इम्परमिएबल लिखा है ना, परमिएबल मतलब जो अपने में से अलाउ करती है, तो बीच वाली जो मैं बोल रही हूँ ना पोरस, ये परमिएबल ही हो गई। एंड इम्परमिएबल जो अपने में से कुछ चीज को, किसी चीज को पास नहीं होने देगी, जिसको हम नॉन पोरस बोलेंगे, तो वो ये वाली रॉक हो गई, ये वाली हो गया। तो देखिए ये ऊपर नीचे दोनों नॉन पोरस लेयर से क्या है? ढका हुआ है। मतलब कि जो ऑयल है ये कहीं जाने वाला नहीं है, इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, इसी को बोलते हैं हम फॉल्ट ट्रैप्स। ओके, तो फॉल्ट ट्रैप्स में पेट्रोलियम पाया जाता है। एक बार दोबारा से रीड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। ये रहा हमारा, सॉरी, ये रहा हमारा एंटीक्लाइन, ठीक है। एंटीक्लाइन में आपकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हो गई, ठीक है। मैं एक ही कलर से बना रही हूँ ना। तो ये आपकी क्या है? नॉन पोरस रॉक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। नीचे भी आपकी क्या है? नॉन पोरस रॉक है। इसी को हम फॉल्ट ट्रैप बोलते हैं, क्योंकि देखिए बीच में क्या हो गया? ये पोरस लेयर है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑयल मिलेगा। ओके, और कभी कभी एक्सेसिव टेम्परेचर के कारण क्या होता है? ऑयल जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है ना, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो गैस भी आपको यहाँ पर ऊपर फ्लो करते नजर आएगी। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे, यहाँ पढ़ लेते हैं। ऑयल बेयरिंग लेयर इज अ पोरस लाइमस्टोन और सैंडस्टोन थ्रू विच ऑयल में फ्लो। यही मैंने आपको बताया। मान लीजिए ये मैंने आपको बना दिया। ये जो आपकी बीच की लेयर है ये तो नॉन पोरस लेयर है, ये भी नॉन पोरस लेयर है। यहाँ पर आपको बीच में ऑयल मिलेगा, ठीक है। ये मैं बना देती हूँ ऑयल, ये आपको ऑयल मिलेगा। ओके, एंड ये ये जो मटेरियल है रॉक का, ये क्या रहेगा? लाइमस्टोन और सैंडस्टोन। ओके, नेक्स्ट, द ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और सिंकिंग बाय इंटरवीनिंग नॉन पोरस लेयर। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये नॉन पोरस लेयर रहेंगी, ठीक है।
ये इस ऑयल को कहीं जाने नहीं देंगी। ओके, गैस बीइंग लाइटर यूजुअली अकर अबव द ऑयल, ठीक है, तो गैस जो है वो लाइटर होती है तो वो ऑयल के ऊपर आपको मिलेगी। ओके, क्लियर। तो ये हो गया आपका पेट्रोलियम किस तरीके से फॉर्म होता है। ओके, पेट्रोलियम आपका बेसिकली कॉइल से इसकी फॉर्मेशन अलग है। आपकी बुक में इतना लिखा नहीं हुआ लेकिन छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। पेट्रोलियम आपको सी बेड्स में मिलेगा, ठीक है, समुद्र के नीचे मिलता है, क्योंकि जो समुद्र में जितने भी आपके जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि जो सी की सरफेस है वहाँ पर क्या होते रहते हैं, डेड उनकी जो बॉडीज हैं वो क्या होती हैं, एक्यूमुलेट होती रहती हैं एंड उनके ऊपर डिपॉजिट्स होते रहते हैं जो कि वो फिर कन्वर्ट हो जाते हैं आगे ऑयल में। ओके, तो ये आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, आपको बस ये याद रखना है कि पेट्रोलियम पाया जाता है फॉल्ट ट्रैप्स में। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस जो होती है इसमें लो कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्लीनर एनर्जी रिसोर्स माना गया है, फाउंड इन एसोसिएशन विद और विदाउट पेट्रोलियम, ठीक है। कभी कभी तो अगर अकेले, वही मैंने आपको बताया ना, ये जो पोरस लेयर है, ठीक है, ये नॉन पोरस लेयर है, ये भी नॉन पोरस लेयर है, बीच में आपको हो सकता है पूरी ही नेचुरल गैस मिल जाए, ठीक है, या हो सकता है थोड़ा पेट्रोलियम हो थोड़ी नेचुरल गैस हो, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि ये इन एसोसिएशन विद और विदाउट पेट्रोलियम मिल सकती है हमें। ओके, इट इज़ कंसीडर्ड एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल है ये, इसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज में, ठीक है। कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है, पावर सेक्टर, ठीक है, पावर सेक्टर में इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज में इसको हीटिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है नेचुरल गैस को, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, ट्रांसपोर्ट और कुकिंग में इसको फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, जिसको हम पीएनजी बोलते हैं, पाइप्ड नेचुरल गैस। अब आजकल आप देखते हैं ना घरों में कई लोग सिलेंडर नहीं लेते, वहाँ पर गैस कनेक्शन आ गए हैं। ओके, इसके रिजर्व्स जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कृष्णा गोदावरी बेसिन में, मुंबई हाई में, गल्फ ऑफ कैम्बे में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है। गैस पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड बाय गेल इंडिया, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट पाइपलाइन, फर्स्ट 1700 किलोमीटर लंबी ये गैस पाइपलाइन है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ठीक है, इसको HVJ के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कनेक्ट करती है मुंबई हाई को एंड बेसिन गैस फील्ड को with various fertilizer power and industrial complexes in western and northern India। ओके, तो ये जो गैस पाइपलाइन है 1700 किलोमीटर लंबी, क्या नाम है इसका, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ठीक है, HVJ, ये कनेक्ट करती है मुंबई हाई को एंड बेसिन गैस फील्ड को, ठीक है, एंड इनको पहुंचाती है वेरियस फर्टिलाइजर पावर एंड इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्सेस तक। ओके, किसने बनाई है, गेल ने बनाई है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है इट्स पर कैपिटा कंजम्पशन इज कंसीडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। क्यों, ऐसा क्यों, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन को देश की डेवलपमेंट के साथ क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि देखिए जितनी हमारी देश में इलेक्ट्रिसिटी की खपत ज़्यादा होगी, इसका मतलब इंडस्ट्रीज को भी रन करने के लिए क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हाउस होल्ड में भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ओके, तो जितनी हमारी इंडस्ट्रीज, अब इलेक्ट्रिसिटी की कमी होगी तो इंडस्ट्रीज कैसे ग्रो करेंगी, और इंडस्ट्रीज ही ग्रो नहीं करेंगी तो एक्सपोर्ट कैसे होगा मटेरियल, ठीक है, इंडिया को इनकम कैसे होगी। तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन ज़्यादा होती है उसको इंडेक्स माना जाता है फॉर इंडियाज डेवलपमेंट, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी को हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक होती है हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड दूसरी इज थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जो फास्ट फ्लोइंग वाटर, वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसको यूज़ करके बनाई जाती है। इंडिया में बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो हैं वो चलाए गए हैं फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी को पानी की मदद से बनाया तो उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं। भाखड़ा नांगल, ठीक है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, द कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट है आपका थर्मल। थर्मल जो है इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है, बाय यूजिंग कोल का, कोयले का इस्तेमाल करके, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस जो भी हमने पीछे पढ़ी। लेकिन ये सारे क्या हैं, नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स हैं, राइट। तो इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है ना, ये कन्वेंशनल रिसोर्स में हमने माना गया, ठीक है, पहले हुआ करता था, ठीक है। अगर हम देखें कि दोनों में से बेस्ट कौन है, तो बेस्ट हमारा वाटर से जो हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं दैट इज बेस्ट। क्यों, क्योंकि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, वेयर एज ये सारे जो क्या हैं ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। ओके, तो देयर आर ओवर 310 थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया। ओके, ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब हम बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल, ठीक है, जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन आ जाता है आपका
न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी कैसे मिली हमें? इट इज ऑब्टेन्ड बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। आपको पता है एटम, एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। अब वहां पर उसके स्ट्रक्चर को अल्टर कर दिया जाता है, जिसको हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर जो है मल्टीपल टाइम्स जो है वो टूटता है, जिसके कारण बहुत सी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड इसी हीट को यूज किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। टू एलिमेंट्स जिनको यूज किया जाता है जनरेटिंग एटॉमिक पावर या न्यूक्लियर पावर हम बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे दो एलिमेंट्स कौन से हैं? यूरेनियम एंड थोरियम। कहाँ मिलते हैं ये? फाउंड इन झारखंड एंड अरावली रेंज ऑफ राजस्थान। ओके, एक और पॉइंट लिखा है आपकी बुक में, वेरी इंपॉर्टेंट, द मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला इज ऑल्सो रिच इन थोरियम, ठीक है। मोनोजाइट सैंड्स जो हैं वो रिच हैं थोरियम में। ओके, आपको याद रख लेना है, बिल्कुल एमसीक्यू में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं सोलर एनर्जी की ओर। सोलर एनर्जी भी आपको पता है क्या है? एक रिन्यूएबल सोर्स है जिसको हम नॉन कन्वेंशनल बोलेंगे। व्हाई डू यू थिंक, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डू यू थिंक सोलर एनर्जी हैज ब्राइट फ्यूचर? सोलर एनर्जी का ब्राइट फ्यूचर क्यों है? हाउ सोलर एनर्जी बिकमिंग पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरियाज ऑफ इंडिया, कैसे ये पॉपुलर हो रही है गाँव में एंड रिमोट एरियाज में, तो उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो आपने यही सारे पॉइंट्स लिखने होंगे। सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि इंडिया जो है एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल कंट्री का क्या मतलब होता है? रीजन्स ऑफ द अर्थ दैट सराउंड द इक्वेटर, ठीक है। ऐसे जो हिस्से अर्थ के जो इक्वेटर के पास है, तो ऑब्वियसली अगर कोई चीज इक्वेटर के पास है तो इक्वेटर पे आपको पता है डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। ओके, तो इंडिया क्या है? एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ठीक है। सो इंडिया हैज ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर धूप तो बहुत ज्यादा रहेगी ना, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा रहेगी, एक ट्रॉपिकल कंट्री है, क्योंकि इक्वेटर के पास लाई करती है। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम सोलर एनर्जी को टैप कर सकते हैं। टैप करना मतलब कन्वर्ट करना सनलाइट को इनटू एनर्जी। इनटू एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना। अब इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं? फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी से। अब ये फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी जो है ये कन्वर्ट करती है सनलाइट को डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सोलर एनर्जी विल बी एबल टू मिनिमाइज द डिपेंडेंस ऑफ रूरल हाउसहोल्ड ऑन फायरवुड एंड कैटल डंग। अब सोलर एनर्जी की मदद से क्या होगा? जो रूरल हाउस होल्ड जो डिपेंड करते हैं फायरवुड पर, ओके, वो फायरवुड का इस्तेमाल करते हैं, चूल्हे चौके जलाते हैं, राइट, कैटल डंग का इस्तेमाल करते हैं। अब उनकी डिपेंडेंस जो है इन दोनों के ऊपर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके, क्योंकि अब वो डायरेक्टली ही सनलाइट को कन्वर्ट कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। नेक्स्ट, अब इससे होगा क्या कि दिस विल कॉन्ट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। इससे हम इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं कहीं ना कहीं। कैसे बचा रहे हैं? क्योंकि अब वो कैटल डंग को इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अब जब वो कैटल डंग को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं खाना बनाने के पर्पस के लिए या इलेक्ट्रिसिटी हीट जनरेट करने के लिए, ठीक है, जो अपनी हीट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो उस कैटल डंग को मैन्यूर की तरह इस्तेमाल करेंगे एग्रीकल्चर में। ओके, क्लियर। तो ये हम लिख देंगे, दिस सप्लाइज एडुकेट मैन्यूर फॉर एग्रीकल्चर। ओके, द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जो है इंडिया में वो कहाँ है? माधापुर नियर भुज। ओके, सोलर एनर्जी को यूज किया जाता है जहां पर टू स्टरलाइज मिल्क कैंस, ठीक है। कई बार यही क्वेश्चन आ जाएगा कि मिल्क कैंस को स्टरलाइज करने के लिए कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माधापुर नियर भुज। ओके, अब स्टेरिलाइज मिल्क कैन का क्या मतलब है? टू मेक कम्प्लीटली क्लीन एंड फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, ठीक है। तो वहाँ मिल्क कैंस को बैक्टीरिया फ्री करने के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट अपने रिन्यूएबल रिसोर्स की ओर चलते हैं, दैट इज विंड पावर, ठीक है। विंड पावर, अब आपको पता है इंडिया जो है विंड सुपर पावर है इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया में बहुत ज़्यादा विंड जो है हवाएं जो है वो बहती हैं। द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन, सबसे बड़ा विंड फार्म क्लस्टर जो है वो कहाँ है? तमिलनाडु। फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई तक फैला हुआ है ये, ठीक है। यहाँ पर हैव इम्पोर्टेंट विंड फार्म्स, कौन कौन सी स्टेट्स लिखी हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप। ओके, नागरकोइल एंड जैसलमेर जो हैं आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी इन द कंट्री, ठीक है। अगर कोई विंड एनर्जी का बहुत बाखूबी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है ना, तो वो कौन है? नागरकोइल एंड जैसलमेर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बायोगैस, ठीक है। बायोगैस भी आपका क्या है? रिन्यूएबल सोर्स है, राइट।
अब बायोगैस जो है ये रूरल एरियाज में, मतलब कि गांव वाले, ठीक है, ग्रामीण एरिया में बायोगैस फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ठीक है, बायोगैस को जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस किया जाता है किससे, श्रब्स से, ठीक है, फार्म वेस्ट से, फार्म वेस्ट में आपकी क्रॉप का वेस्ट आ जाता है, ठीक है, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट की मदद से इसको बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये सारे वेस्ट को यूज किया जा रहा है, ठीक है, जो क्या है एक लिविंग बींग्स, ठीक है, लिविंग बींग से आ रहा है, तो इसीलिए इसको ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन सब का क्या होता है, इस पूरे ऑर्गेनिक मैटर का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, ये ब्रेक डाउन होता है, और जब ये ब्रेक डाउन होता है तो गैस रिलीज होती है, ठीक है, जो वो जो गैस है उसकी हायर थर्मल एफिशिएंसी है इन कंपैरिजन टू केरोसिन, डंग केक और चारकोल, ठीक है, मतलब कि जो केरोसिन को, मिट्टी के तेल को, डंग केक को या चारकोल को बर्न करके जो हीट की रिक्वायरमेंट हमारी मिलती है रूरल एरियाज में, उससे कहीं ज़्यादा ये जो गैस है हीट प्रोड्यूस करती है, हायर थर्मल एफिशिएंसी उसी को बोलते हैं, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इन कंपैरिजन टू केरोसिन, डंग केक एंड चारकोल। ओके, बायोगैस प्लांट्स जो हैं उनको सेटअप किया जा रहा है एट म्युनिसिपल, कोऑपरेटिव एंड इंडिविजुअल लेवल्स पर भी। द प्लांट यूजिंग कैटल डंग, जो ऐसे प्लांट जो सिर्फ कैटल डंग का इस्तेमाल करते हैं गैस प्रोड्यूस करने के लिए, उनको गोबर गैस प्लांट्स भी बोला जाता है। इसके दो बेनिफिट्स हैं फार्मर्स को। सबसे पहले प्रोवाइड एनर्जी एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ मैन्योर, ठीक है, सबसे पहले तो ये फार्मर्स को क्या प्रोवाइड करेगी, एनर्जी प्रोवाइड करेगी एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ मैन्योर भी मिल जाएगा उसको, क्योंकि डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन गैस निकल जाएगी, उसके बाद भी जो बच जाएगा उसको वो मैन्योर की तरह क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट, प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ ट्रीज एंड मैन्योर ड्यू टू बर्निंग ऑफ वुड एंड काउ डंग केक्स, ठीक है, इससे ट्रीज का लॉस नहीं होगा, ठीक, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे थे, पहले पेड़ों को लकड़ियों लेकर आ रहे थे काट कर, ठीक है, उसको यूज कर रहे थे अपनी हीट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ठीक है, काउ डंग केक्स का इस्तेमाल कर रहे थे, अब उन्हीं काउ डंग केक्स को वो मैन्योर की तरह इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, तो ये सब फायदे हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइडल एनर्जी की। टाइडल एनर्जी ऐसी एनर्जी है जिसको हम ओशन टाइड्स की मदद से जनरेट करते हैं, यूज करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जो समुद्र की लहरें हैं ना उनको इस्तेमाल किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ओके, अब होता क्या है, फ्लड गेट्स डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस इनलेट्स, ठीक है, सबसे पहले इनलेट समझ लेते हैं। देखिए इन इंडिया कहाँ पाई जाती है, बनाई जाती है टाइडल एनर्जी, गल्फ ऑफ कंबात में, गल्फ ऑफ कच्छ में, जो कि गुजरात के वहाँ है। तो देख लीजिए, पहले इसकी लोकेशन हम देख लेते हैं। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर एक इमेज बनाई है। देखिए ये रहा आपका गल्फ ऑफ कंबात और ये रहा आपका गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, ये जो देखिए ये जो एरिया है ना इसको इनलेट बोला गया है, ठीक है, यहाँ पर ये जो एरिया है इसको इनलेट बोला गया है। अब होता क्या है यहाँ पर, पहले मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। यहाँ पर कुछ एक डैम टाइप कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। अब जब हाई टाइड होंगी, ठीक है, जब हाई टाइड होंगी उस दौरान इन गेट्स को खोल दिया जाता है। ओके, जब इन गेट्स को खोला जाएगा तो यहाँ पर पानी क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ को इनलेट्स में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर टरबाइंस लगी होती हैं कहीं। ओके, जब वो पानी यहाँ से अंदर की ओर जाएगा इनलेट्स में भरा रहेगा, ठीक है, तो टरबाइन से होकर गुजरेगा, ठीक है, जिसकी मदद से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ओके, एंड जब लो टाइड हो जाएगी, मतलब कि यहाँ का पानी जब पीछे को खिसक जाएगा तब ये गेट्स को फिर दोबारा से खोला जाएगा और जो यहाँ पानी जमा हुआ था वो दोबारा से रिलीज किया जाएगा, और जब उसको रिलीज किया जाएगा फिर दोबारा से टरबाइंस घूमेंगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा। ओके, नहीं समझ आया, एक बारी और क्लियर कर देती हूँ। देखिए इन्हें इनलेट्स बोला गया है। अब यहाँ पर कुछ डैम टाइप आप कंस्ट्रक्ट कर दोगे, ठीक है, वहां टरबाइंस वगैरह लग जाएंगी, गेट को खोला जाएगा, हाई टाइड के दौरान गेट को खोला जाएगा, पानी एक बारी अंदर को जाएगा, ठीक है, और यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ गेट को क्लोज कर दिया जाएगा, और जब यहाँ लो टाइड होगी तो पानी को फिर दोबारा से रिलीज किया जाएगा, ठीक है, मतलब कि गेट खोला जाएगा, फिर दोबारा पानी रिलीज किया जाएगा, फिर दोबारा टरबाइंस घूमेंगी जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो एक तरीके से पानी का एक बारी अंदर की तरफ मूवमेंट और एक बारी बाहर की तरफ छोड़ेंगे, इस तरीके से मूवमेंट होता है जिसके कारण टरबाइंस घूमती हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती हैं विद द हेल्प ऑफ ओशन टाइड्स। ओके, तो ये है आपकी टाइडल एनर्जी। ओके, ये इनको इनलेट्स बोला गया है, तभी गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ कंबात में ही इसका जनरेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, तो ये ही यहाँ पर लिखा हुआ है सारा, आप पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट आती है आपकी जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी जो है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द हीट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आपको पता है सबसे पहले क्या है हमारी, ये ऊपर क्या है, क्रस्ट, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाती है, मेंटल, देन क्या आ जाती है, कोर। ओके, जितना जितना आप अंदर जाते रहोगे
जो अर्थ का टेम्परेचर है उतना क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ओके, तो ये जो अर्थ के अंदर की गर्मी है ना, उसका इस्तेमाल करके जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ओके, अब यही लिखा है कि जितना हम अंदर जाते रहेंगे उतना ही इंक्रीजिंग डेप्थ पे अर्थ जो है उतना टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। ओके, एंड अब आपको पता है, जैसे मान लीजिए ये रहा आपका क्रस्ट, ठीक है, देन मेंटल, देन कोर, ठीक है। अब ये जो अंदर की लेयर्स हैं, ठीक है, इनके आसपास जो पानी अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वो जो पानी है आसपास का, क्योंकि अर्थ के अंदर तो क्या है, पानी है ना, अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और जब वो पानी गर्म हो जाएगा तो वो किस में बदल जाएगा, स्टीम में बदल जाएगा। और इसी स्टीम का इस्तेमाल किया जाएगा टू ड्राइव टर्बाइंस, ठीक है, और फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जाएगा। ओके, तो इसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स इन इंडिया टू हार्नेस जियोथर्मल एनर्जी। कहाँ कहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं? पार्वती वैली नियर मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। नेक्स्ट, पूगा वैली इन लद्दाख। ओके, आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। हमें अब ओवरऑल जितने भी हमारे सभी एनर्जी एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं, पहले हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। अब हमने इनको क्यों कंजर्व करना है, इनको कंजर्व करने का, इनका संरक्षण करने की क्या जरूरत है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है कई बारी, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग एनी 6 मेजर्स टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, क्या आपने आंसर लिखना है, सबसे पहले आप लिखेंगे कि एनर्जी जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, एवरी सेक्टर हमारे नेशनल इकोनॉमी का, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट हो, कमर्शियल, डोमेस्टिक, इन सबको एनर्जी चाहिए फॉर इट्स ऑपरेशन, ठीक है, बिना एनर्जी के ये ऑपरेट नहीं कर सकते। ओके, एनर्जी नीड्स ऑफ द कंट्री जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं विद द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो इसीलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे, जो कि इन नीचे दिए हुए तरीकों से हम कर सकते हैं। नंबर 1, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स, ठीक है, इंडिविजुअली ना जाकर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज, ठीक है, समझ आ ही गया होगा आपको, इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑफ कर देना है जब इस्तेमाल में नहीं है। यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस, ठीक है, पावर सेविंग डिवाइसेस का आपने इस्तेमाल करना है जो बिजली की खपत कम करते हैं। यूजिंग नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस्तेमाल करना है। प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, लोगों तक भी अवेयरनेस पहुंचानी है कि एनर्जी कंजर्वेशन की क्या ज़रूरत है। ओके, यूज़ लेस इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस का कम इस्तेमाल करना है। यूजिंग सनलाइट इंस्टेड ऑफ आर्टिफिशियल लाइट, ठीक है, अगर दिन के समय सनलाइट अवेलेबल है तो घरों में लाइट्स ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल लाइट है, वो एनर्जी कंज्यूम कर रही है, तो हमें एनर्जी को कंजर्व करना है। ओके, कार पूलिंग शुड बी मेड कंपलसरी, ठीक है, कार पूलिंग को कंपलसरी कर दिया जाए, ठीक है, ताकि पेट्रोल भी उससे क्या होगा, मेन सब मान लो अभी 5 लोग आपके घर के आसपास रहते हैं और सबने एक जगह पर ही जाना है, ठीक है, रास्ते में कहीं उतरना है, तो वो सब एक ही गाड़ी लेकर जा सकते हैं। जैसे डिसाइड कर लो कि हफ्ते में एक एक दिन सब गाड़ी अपनी लेकर जाएंगे, जिससे क्या होगा कि 5 गाड़ियां सड़क पर उतरने की बजाय सिर्फ एक ही गाड़ी का इस्तेमाल होगा, उससे भी हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, बच जाएगी। रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज तो आपने करना ही करना है। ओके, तो ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज हो गया। नेक्स्ट इस चैप्टर का मैप वर्क आ जाता है। ये सारा मैप वर्क आपने इस चैप्टर में प्रिपेयर करना है, ठीक है, जो कि मैंने नीचे अटैच कर दिया है। ये मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।